नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 के सभी बच्चों का हिंदी की इस कक्षा में स्वागत है। आज हम पाठ 3 हिमालय की बेटियां ये पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं नागार्जुन। थोड़ा सा नागार्जुन के बारे में हम जान लेते हैं। नागार्जुन का जन्म बच्चों बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ था। इनका मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई, फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता यानी कि कोलकाता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौटे। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में उनका देहांत हो गया। ये उनकी कुछ रचनाएं हैं जिनका नाम इस तरह से है, देखिए। और मैथिली भाषा के भी ये एक प्रमुख कवि हैं। परंतु यहाँ पर इन्होंने एक लेख लिखा है और जो ये पाठ लिखा है ये हम पढ़ेंगे। तो इस पाठ में बच्चों इन्होंने भारत की नदियों के बारे में बताया है कि किस तरह से जो हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं हिमालय की, उनसे भारत की ज़्यादातर नदियाँ निकलती हैं। तो इसलिए हिमालय को उन नदियों का पिता कहा जाता है और ये नदियाँ हिमालय की बेटियां कहलाती हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत एवं अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। अर्थात संभ्रांत का मतलब एक समझदार और शांति प्रिय जो कोई महिला होती है उसकी तरह। तो गंभीर और शांत का मतलब होता है शांति से, ज़्यादा कोलाहल नहीं करने वाली। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। तो लेखक ये कहना चाह रहा है कि उसने इन नदियों में डुबकियां लगाई है, अर्थात इसमें नहाने वगैरह जाया करते थे। तो इसे अपनी दादी और माँ की गोद की तरह, वो दादी माँ और मौसी मामी की गोद की तरह मानते हैं। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। यानी कि जब ये शुरुआत में हिमालय से निकलती है तो वहाँ कुछ अलग स्वरूप होता है इनका, और जब ये मैदान में आती है हमारे राज्यों तक, हमारे गाँव तक, तो इनके अलग स्वरूप में होती है। तो लेखक यहाँ पर मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी का मतलब भावभंगिमा स्वरूप, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर। अब लेखक ये बता रहा है इस पैराग्राफ में कि आरंभ में जब नदियाँ निकलती हैं तो बिल्कुल दुबली पतली और छोटे रूप में होती है। एक छोटी सी धारा वहाँ से निकलती है, लेकिन धीरे धीरे ये रास्ते में अनेक नाले इनमें आकर मिलते हैं, जो जंगली नाले होते हैं, तो उससे ये और भी बड़ी होती जाती है। अनेक धाराएं जब इनमें मिलती हैं तो ये बड़ी होती जाती है। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, बर्फ जली का अर्थ है बर्फ जिसके ऊपर छाई हुई हो, ऐसे पहाड़ों को, नंगी पहाड़ियों को कहा जाता है, जहाँ पर छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, मधुर अधिकताएं, सरसब्ज उपत्यका कहते हैं घाटियों को। ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा।
बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। तो देखिए, जब ये पहाड़ों से निकलती है तो लेखक ये बताना चाह रहा है कि जैसे वो अपने पिता के घर को छोड़कर किसी अज्ञात की तलाश में उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ रही हो। लगता है जैसे कहीं एक निश्चित लक्ष्य पर वो पहुंचना चाहती है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी सतलुज व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल यानी कि कुभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। अर्थात वहां से लगभग ये सभी नदियां निकलती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। तो बच्चों, ये ऊपर जो जितनी भी नदियों के नाम हैं तो ये आपको ध्यान रखने हैं कि कितनी नदियां वहां से निकल रही हैं। ये छोटी से लेकर बड़ी बड़ी नदियां तक सब हैं। ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। तो भारत में जो सबसे बड़ी नदियां हैं उनमें से जो है, एक तो सिंधु नदी है और एक है ब्रह्मपुत्र नदी। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ, वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। यानी कि लेखक ये बताना चाह रहा है कि जैसे हिमालय की उन नदियों से वह इतना प्रभावित है, इतनी सुंदर उनको वो बालिकाओं की तरह लग रही है, जैसे वो हिमालय को ससुर कहे और समुद्र को उसका दामाद कहे। अर्थात क्योंकि ये समुद्र से जाकर मिलती है ना, तो समुद्र को इनका पति हुआ, तो इस तरह से इनमें आपस में एक संबंध कभी जोड़ने का प्रयास कर रहा है। और ये नदियाँ एक छोटे रूप में यानी कि बालिकाओं के रूप में हिमालय की गोद में पलती है। धीरे धीरे ये बड़ी होती जाती हैं और हिमालय तक पहुँचते पहुँचते पूरी तरह युवावस्था में आकर ऐसा लगता है जैसे उससे विवाह कर लेती हो, तो समुद्र इनका पति हो जाता है। तो इस तरह के एक संबंध को जोड़ने का प्रयास लेखक यहाँ कर रहा है। और देखिए, कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती यानी कि बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। लेखक ने यहाँ पर संस्कृत के एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं कालिदास। तो कालिदास ने एक पुस्तक लिखी है, उन्होंने कुल 7 रचनाएं की हैं, जिनमें एक है मेघदूतम। मेघदूत में एक यक्ष जो यक्षराज कुबेर है वो श्राप दे देते हैं और अपने राज्य से बहिष्कृत कर देते हैं। तो वह अपनी पत्नी और प्रेयसी से दूर उसे जाना पड़ता है। तो वह इतना पागल हो जाता है कि जब वहाँ से बादल उस नगर की ओर जाने लगते हैं जहाँ उसकी प्रेयसी रहती है, तो बादलों को कहता है कि मेरा संदेश मेरी प्रेयसी तक अवश्य पहुँचा देना। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि कालिदास को भी नदियों का इस तरह का सचेतन रूप ही पसंद था। का सचेतन का मतलब जैसे कि उनमें कोई चेतना हो, मनुष्यों की तरह है। तो उसी तरह से बादलों को भी उन्होंने एक चेतन मनुष्य की तरह प्रस्तुत किया है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। काका कालेलकर हिंदी के एक प्रसिद्ध
व्याकरणाचार्य हुए हैं और उन्होंने भारतीय जो हिंदी भाषा है उसको व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। हिमालय की बेटियां तो है ही, लेकिन यदि ये किसी की प्रेयसी हैं तो ऐसे विचार करने में तो और भी आनंद आएगा। प्रेयसी का मतलब प्रेमिका, अर्थात समुद्र देव की प्रेमिका। तो ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। देखिए, ये तो कवि हैं जो कल्पनाएं करते हैं, तो एक बहन के रूप में भी इनकी कल्पनाएं की जा सकती है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग यानी तिब्बत का एक स्थान है, तो वहाँ की कवि चर्चा कर रहा है कि मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। उचट जाना का मन, बेचैन होना, और तबीयत ढीली का मतलब तबीयत खराब थी, कुछ थोड़ा थोड़ा खराब होना तबीयत का। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। सतलज एक नदी है जिसके किनारे कभी लेखक बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया। तो लगा मैं गुनगुनाने, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी। खुमारी का मतलब आनंद, यानी कि जो दुख परेशानी जो थी ना वो दूर चली गई, और खुमारी यानी कि मुदित यानी कि प्रसन्न मन हो गया। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। ये कविता ये नागार्जुन इसके रचनाकार हैं, ये इन्होंने लिखी है। तो इस प्रकार ये पाठ है, और इस पाठ के प्रश्नोत्तर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे इन प्रश्नोत्तर पर। तब तक आप इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर अपनी कॉपी में लिखिए। धन्यवाद।